हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। और आज है पार्ट तीसरा किसका, उत्तराखंड के जो पटवारी लेखपाल एग्जाम होने वाला है 14 जून को, जिसका आज एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे आज शाम तक। उसके 20 क्वेश्चन की सीरीज हम चला रहे हैं। लेकिन हम कैसे कर रहे हैं, वो जो 21 सितंबर को पिछले साल हुआ था एग्जाम, उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें हम 20 टॉपिक में हमने इस क्लास को बांट रखा है। ठीक है, और 20 टॉपिक पे हम आज कौन सा टॉपिक करेंगे, पांचवा और छठा टॉपिक करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख राजवंश और उत्तराखंड की जनजातियां एवं लोक संस्कृति की यहाँ पे बात करेंगे हम। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देखें चैप्टर 5 में उत्तराखंड के प्रमुख राजवंश की हम बात करने वाले हैं, जिसमें बात करें कत्यूरी राजवंश, चंद, परमार, सभी के हल्का फुल्का देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, लास्ट टाइम पे ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। और कभी कभी ऐसा होता है हम रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो हम गलत कर बैठते हैं। तो इसी से बचने के लिए, गलतियों से, ये हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें पहला है जो कुड़िंद राजवंश है। इसकी बात करें तो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति इनको ही माना जाता है। इनका शासनकाल लगभग तीसरी और चौथी सदी ईसा पूर्व से तीसरी चौथी सदी ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी मैं कमेंट में बता दूंगा इसको। बात करेंगे भौगोलिक विस्तार की, तो इन्होंने कुड़िंदों का राज्य यमुना और सतलज और अलकनंदा नदियों के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में लगभग तराई तक ये फैला हुआ था। बात करेंगे शकों और कुषाणों के आक्रमण के कारण इन्हें क्या है, केवल पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित यहाँ पे होना पड़ा था। बात करेंगे इसमें प्रमुख शासक जो थे अमोघ भूति, सबसे प्रतापी राजा थे कुड़िंद वंश के। और इनका प्रमाण जो है इसके द्वारा जारी की गई रजत, जो कि चांदी और ताम्र यानी कि तांबे की मुद्राओं से मिलता है। मुद्राओं की लिपि की बात करें तो अमोघ भूति की जो मुद्राएं थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी दोनों लिपियों में इसका प्रयोग हुआ है, जिनमें क्या लिखा था, राज्ञ कुड़िंदस्य अमोघ भूतिस्य महाराजस्य अंकित, इसमें किया हुआ था। ठीक है, बात करेंगे धर्म की, तो इनकी मुद्राओं पर मृग यानी कि हिरण और लक्ष्मी का अंकन है, जो शैव और बौद्ध धर्म के प्रभाव को दर्शाता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो कुड़िंदों की 3 प्रकार की मुद्राएं यहाँ पे प्राप्त हुई हैं, अमोघ मूदी प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्तीसर प्रकार की मुद्राएं। अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं, इसमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, गोमित्र जैसे शासकों के नाम मिलते हैं। और कुड़िंद काल में व्यापार का जो प्रमुख केंद्र था वो कालसी यानी कि देहरादून और गोविषाण, और जो कि काशीपुर को आज के दिन बोला जाता है, 2 केंद्र थे कुड़िंद शासक काल में। कुड़िंदों के पतन के बाद जो मैदानी क्षेत्र में शक और कुषाण थे, उनका अधिकार यहाँ पे हो गया था। बात करते हैं दूसरा राजवंश है कत्यूरी राजवंश। इसमें उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। बात करेंगे इसकी, तो जहां प्रथम राजनीतिक शक्ति थे कुड़िंद, ठीक है, वहीं कत्यूरी के थे ऐतिहासिक राजवंश से थे, क्योंकि इनके जो प्रमाणिक अभिलेख, शिलालेख और ताम्रपत्र हैं, ये मात्रा में, मतलब अच्छी खासी मात्रा में मिलते हैं। शासनकाल लगभग 700 से 1050 ईस्वी तक इनका चला। उद्भव की बात करें तो संस्थापक, इस वंश के संस्थापक जो थे वसंत देव को माना जाता है। राजधानी की बात करें तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो जोशीमठ चमोली के कार्तिकपुर थी। बाद में क्या हुआ, नरसिंह देव और जो कि सुभिक्षराज देव के यही थे, मतलब कि नरसिंह देव या सुभिक्षराज, इनके समय में राजधानी क्या हुई, गोमती घाटी यानी कि बागेश्वर बैजनाथ के कत्यूर घाटी में यहाँ पे स्थानांतरित कर दी गई। बात करेंगे बसंत देव और इष्टगण देव की, तो बसंत देव को परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि यहाँ पे धारण की थी इन्होंने, और बागेश्वर में स्वर्णेश्वर नामक गांव यहाँ पे दान में दिया था बागेश्वर मंदिर के लिए। ठीक है, इष्टगण देव की बात करें तो कत्यूरी वंश का जो पहला शासक था, जिसने संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास यहाँ पे किया था। इसने जागेश्वर जो अल्मोड़ा में है, यहाँ पे नवदुर्गा, लकुलीश और नटराज के मंदिरों का निर्माण करवाया था। और इसी क्रम में ललित सूर्यदेव और भूदेव की बात करें तो ललित सूर्यदेव में जो इनके शासनकाल को कत्यूरी वंश का स्वर्ण काल माना जाता है, गोल्डन एरा। ठीक है, ललित सूर्यदेव याद रखना है नाम, जो कि बैजनाथ के मंदिर इसी काल में बनने शुरू हुए थे। और भूदेव की बात करें तो ये बौद्ध धर्म के घोर विरोधी थे, और इन्होंने बौद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण की थी। इसने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में भी सहयोग किया था। अब बात करेंगे कत्यूरी प्रशासन और संस्कृति की, तो लोक गाथाएं, जिसमें जागर की बात करें तो कुमाऊनी और गढ़वाली में लोक गाथाओं जैसे कि जागर में कत्यूरों का विशेष उल्लेख यहाँ पे किया जाता है। जहाँ पे जिया रानी, जो कि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कही जाती है, इनकी गाथाएं कत्यूरी काल से ही जुड़ रखी हैं। स्थापत्य कला की बात करें तो उत्तराखंड की जो विशिष्ट छत्रयुक्त मंदिर शैली है, जैसे कि जागेश्वर और बैजनाथ मंदिर, कत्यूरियों के ही देन है। और अंतिम शासक की बात करें तो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव है, जो कि वीरमदेव भी कहलाते हैं, जिसे लोक गाथाओं में एक अत्यंत क्रूर और अत्याचारी शासक यहाँ पे बताया गया है। अब बात करेंगे तीसरा शासक जो राजवंश है वो है चंद राजवंश, जो कि कुमाऊं का गौरव भी माना जाता है। देखते हैं, यहाँ पे स्थापना की बात करें तो कत्यूरी साम्राज्य के पतन के बाद कुमाऊं क्षेत्र में चंद वंश की स्थापना हुई, और इन्होंने लगभग 1000 वर्षों तक शासन किया। संस्थापक कौन थे, सोमचंद इनके संस्थापक माने जाते हैं, जो कि कन्नौज यानी कि झूसी से आए हुए थे। और उन्होंने चंपावत में कत्यूरी राजा जो ब्रह्मदेव थे, उनकी पुत्री से विवाह करके राजबूंगा किले का यहाँ पे निर्माण करवाया था। बात करेंगे
स्थानांतरण की राजधानी स्थानांतरण जो वहाँ पे राजगुंगा किले में चंपावत में थी, ये बालो कल्याण चंद्र जो कि 1563 इसके समय में राजधानी चंपावत से हटाकर कहाँ कर दी, अल्मोड़ा में, और खगमरा किले का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, लेकिन खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था, भीष्मचंद्र ने कराया। ठीक है, बात करेंगे इसके बाद गरुड़ ध्यानचंद की, जो ये चंद वंश के सब पहले शासक थे जो दिल्ली के सुल्तान जो थे फिरोज शाह तुगलक इनके दरबार में गए थे, और सुल्तान ने इन्हें क्या गरुड़ की उपाधि दी, इसलिए इनको गरुड़ ज्ञानचंद भी बोला जाता है। यहाँ पे बात करें तो भारती चंद की, कुमाऊं वंश में कुमाऊं में उस समय डोडी जो कि नेपाल के अधीन थे, और भारती चंद ने 12 वर्षों तक डोडी नरेश के खिलाफ यहाँ पे युद्ध लड़ा और कुमाऊं को डोडी की दास्ता से यहाँ पे मुक्त कराया। इसी युद्ध के दौरान उत्तराखंड में नायक जाति की उत्पत्ति भी हुई थी, यानी कि ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा नायक जाति की उत्पत्ति कब हुई, तो भारती चंद के टाइम पे ही हुई थी। बात करेंगे रुद्रचंद की, तो ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे और 1587 में लाहौर में अकबर से ये मिले थे। बात करेंगे अल्मोड़ा में जो मल्ला महल है उनका निर्माण भी इन्होंने कराया था, और रुद्रपुर जो कि नगर है आज के टाइम पे यहाँ पे रुद्रपुर, रुद्रचंद ने ही इनका निर्माण करा था, तराई भाबर। त्रैकुटिक तरंगिणी इनकी प्रसिद्ध रचना भी है, इसको भी देख लें। बाज बहादुर चंद की बात करें तो ये शाहजहां का समकालीन था, इसने बाजपुर नगर बसाया और गढ़वाल का आक्रमण कर ये नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल से लूटकर अल्मोड़ा लाया था। अब बात करें इसी क्रम में अगला जो क्वेश्चन है वो है चंद प्रशासन एवं पतन की, क्वेश्चन नहीं टॉपिक। तो यहाँ पे प्रशासन की बात करें तो कर व्यवस्था यहाँ पे चंद्रवंश की क्या थी, बहुत जटिल थी। इसे 36वीं रकम 32वीं कलम के नाम से भी कहा जाता था, जिसमें 36 प्रकार के राज कर यहाँ पे होते थे। पंचायती राज की बात करें तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सोमचंद ने की थी। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति यहाँ पे करके यहाँ पे पंचायत का निर्माण किया था। और पतन की बात करें तो 1790 ईस्वी में नेपाल के जो गोरखा थे उन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया और हवाल बाग के युद्ध में चंद वंश के अंतिम शासक जो थे महेंद्र चंद्र इनको हरा दिया। ठीक है, और कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार हो गया। इसी क्रम में बात करेंगे परमार या पवार राजवंश की, तो एक गढ़वाल के एकीकरण की यहाँ पे बात होती है, जिसमें परमार राजवंश की बात करें स्थापना की। तो यहाँ पे जिस प्रकार कुमाऊं में चंद शक्तिशाली थे ना, उसी प्रकार गढ़वाल में पवार या परमार वंश शक्तिशाली थे। स्थापना की बात करें तो यहाँ पे परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने की थी, जिसने 888 ईस्वी में चमोली के चांदपुर गढ़ी में इस वंश की नींव रखी थी। वे धार नगली यानी कि मालवा गुजरात से तीर्थाटन यानी कि यहाँ पे तीर्थ के लिए आए हुए थे, और स्थानीय भानु प्रताप की जो स्थानीय भानु प्रताप थी उनकी पुत्री से विवाह करके यहाँ पे शासक बने गए थे। अब इसके बाद होता क्या है, अब बात करेंगे राजा अजयपाल जो कि 37वें राजा शासक कहलाते हैं। गढ़वाल के अशोक भी इनको कहा जाता है। अजयपाल क्या थे, परमार वंश का सबसे प्रतापी शक्तिशाली राजा थे, परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो हर कोई जानता है। ठीक है, अब बात करेंगे एकीकरण एवं राजधानी की, तो 52 गढ़ों का एकीकरण अजयपाल ने गढ़वाल में फैले छोटे छोटे 52 गढ़ों जिसमें ठकुराइयों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य यहाँ पे बनाया था। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल यानी कि गढ़ों वाला पड़ा। बात करेंगे राजधानी परिवर्तन की, तो साम्राज्य विस्तार के बाद उसने 1512 में अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से हटाकर देवलगढ़ और अंततः कहाँ कर दी, 1517 में श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थानांतरित कर दी। बात करेंगे इसी क्रम में सुधार और सामाजिक धार्मिक मान्यता की, तो सामाजिक सुधार की बात करें यहाँ पे तो सेना में छुआछूत मिटाने और एकता लाने के लिए उन्होंने सरोला ब्राह्मण प्रथा यहाँ पे शुरुआत की। सरोला ब्राह्मण द्वारा पकाया गया जो भोजन था पूरी तरह सेना यहाँ पे खाती थी। बात करेंगे मापन प्रणाली की, तो अनाज मापने के लिए अजयपाल ने धूली पाथा यानी कि लगभग 2 किलो का एक बर्तन था, इसके मानक की यहाँ पे प्रणाली चलाई थी। और धार्मिक मान्यता की बात करें तो अजयपाल गोरखनाथ संप्रदाय का अनुयायी था और देवलगढ़ में उसने अपनी कुल देवी जो थी राज राजेश्वरी इसका मंदिर भी बनवाया था। अब बात करें पवार वंश के अन्य प्रमुख शासक जो हुए वो बलभद्र शाह और महिपति शाह की हम बात करें तो बलभद्र शाह पहले परमार शासक थे जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, अपने नाम के आगे शासक की उपाधि किसने लगाई, बलभद्र शाह ने लगाई। और ये संभवतः क्या थे, बहलोल लोधी के द्वारा उपाधि ये दी गई थी, ये शाह की उपाधि। महिपति शाह की बात करें तो इसे गर्भभंजक यानी कि गर्भभंजक भी कहा जाता है। इसके सेनापति जो थे माधो सिंह भंडारी जो कि वीर भड़ के नाम से जाने जाते थे और रिखुला लोधी थे, जिन्होंने क्या करा, तिब्बत तक गढ़वाल की सीमा का विस्तार यहाँ पे किया था। अब बात करेंगे फतेहपति शाह की और जो पवार वंश का उसके पतन की। तो यहाँ पे फतेहपति शाह की बात करें तो गढ़वाल के शिवाजी कहे जाते थे। इसके दरबार में अकबर की तरह नवरत्न रहते थे। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ इनका क्या है, भंगाड़ी का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ भंगाड़ी का युद्ध भी हुआ था। परमार वंश के पतन की बात करें तो 1804 में खुरबुड़ा के मैदान में गोरखा और कुमाऊं के बाद जब गढ़वाल पर भयंकर आक्रमण किया था गोरखाओं ने, ठीक है, कुमाऊं की बात, कुमाऊं में तो 1790 में ही कर दिया था और गोरखा में कब किया, सॉरी गढ़वाल पे कब किया, 1804 में किया था। तो 14 मई 1804 के दिन
देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में गोरखा और कुमाऊं गढ़वाल के राजा जो प्रद्युम्न शाह थे इनके बीच निर्णायक युद्ध हुआ, यानी कि कौन जीता कौन हारा वाला निर्णायक युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, जो ये प्रद्युम्न शाह थे वे हार गए और वीरगति को प्राप्त हो गए और संपूर्ण उत्तराखंड पर नेपाल के गोरखाओं का क्रूर शासन लागू हो गया, स्थापित हो गया, जिसको यहाँ पे जो गोरखाओं का शासन था उसको गोरख्याली भी बोलते थे। बात करेंगे अब टिहरी रियासत की, ठीक है। पवार वंश का दूसरा चरण था ये। इसमें हम देख लेंगे तो जो सुदर्शन था संस्थापक थे, यहाँ पे गोरखों से मुक्ति वीर की बात करें तो यहाँ पे वीर गति प्राप्त जो प्रद्युम्न शाह थे, इनके जो पुत्र थे सुदर्शन शाह, इन्होंने क्या किया ना, अब देखो 1804 में तो हार गए, ठीक है, प्रद्युम्न शाह। तो उनके जो पुत्र थे सुदर्शन शाह, इन्होंने अंग्रेजों से, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग उस टाइम पे वो थे, उनके क्या बोलते हैं गवर्नर थे, तो उनसे गोरखों को भगाने के लिए सैन्य सहायता यहाँ पे मांगी। और जो कि 1815 में क्या किया, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, गोरखों को यहाँ पे पराजित कर दिया। और इसी के टाइम पे टिहरी की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने युद्ध के खर्चे के बदले पूर्वी गढ़वाल को अपने पास रख लिया, ठीक है, अंग्रेज, क्योंकि युद्ध में खर्चा हुआ उनका, जिसे क्या हुआ, ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया। सुदर्शन शाह को पश्चिमी हिस्सा मिला। सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी में अपनी राजधानी यहाँ पे बनाया और इसी दिन को आज भी रेस्टोरेशन डे माना जाता है, ठीक है, रेस्टोरेशन डे। बात करेंगे साहित्यिक योगदान की, तो सुदर्शन शाह एक महान कवि भी रह चुके थे। उन्होंने सूरत कवि के नाम से सभा रसार यानी कि सभा रसार नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना 7 खंडों में की थी। अब बात करते हैं इसके बाद अन्य नरेश जो कि टिहरी के नरेश रहे और मानवेंद्र शाह की। तो यहाँ पे प्रताप शाह की बात कर लेते तो इन्होंने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की और प्रताप नगर बसाया। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी इन्होंने की थी, तो इंपोर्टेंट है, ठीक है। कीर्ति शाह की बात करें तो इन्हें ब्रिटिश सरकार ने CSI और सर की उपाधि यहाँ पर दी। इन्होंने कीर्तिनगर बसाया और टिहरी में बिजली की सुविधा भी शुरू की। अब बात करें नरेंद्र शाह की, तो इन्होंने नरेंद्र नगर की स्थापना की। इन्हीं के शासनकाल में 1944 में महान जो स्वतंत्रता सेनानी थे श्रीदेव सुमन, जो कि 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हुए थे, तो वो इन्हीं के टाइम पे हुए थे। अब बात करेंगे दोस्तों मानवेंद्र शाह की, जो कि टिहरी रियासत के अंतिम शासक भी हैं। मानवेंद्र शाह पवार वंश के 60वें या टिहरी रियासत के अंतिम राजा कहलाते हैं। इनका जो राज्याभिषेक था 1946 में हुआ था। इनके समय में टिहरी में प्रजामंडल का आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया था। जनता क्या करती है, राजशाही से मुक्ति और भारत संघ में विलय यहाँ पे चाहती है। और सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर आंदोलन भी इन्हीं के समय में हुए थे। और विवश होकर क्या करना पड़ा, मानवेंद्र शाह को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, जो कि 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत भारतीय संघ यानी कि तत्कालिक संयुक्त प्रांत यूपी में विलय हो गया और टिहरी को एक जिले का दर्जा यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पर ये थे पूरी हिस्ट्री, हमने एक डिटेल में देख ली। डिटेल में तो नहीं कहेंगे इसको, एक शॉर्ट क्या बोलते हैं रिवीजन के टाइम पे, ठीक। अब बात करेंगे इसकी दृष्टि, परीक्षा की दृष्टि से इस पूरे टॉपिक का सारांश क्या है। पहला है प्रथम राजनीतिक शक्ति जो कि कुड़िंद थी, प्रतापी राजा इनका अमोघ भूति था। प्रथम ऐतिहासिक राजवंश जो कि कत्यूरी थे, संस्थापक वसंत देव, राजधानी इनकी कार्तिकीपुर से कत्यूरी घाटी स्थानांतरित की। चंद्रवंश की बात करें तो कुमाऊं के संस्थापक थे सोमचंद थे और चरमोत्कर्ष की बात करें तो बाज बहादुर चंद और रुद्रचंद के समय इनका चरमोत्कर्ष था। और अंतिम शासक जो थे राजा महेंद्र चंद थे 1790 पे हवालबाग के मैदान में इनको गोरखाओं से हार मिली। इसी के साथ पवार वंश की बात करें तो इनकी स्थापना कनकपाल ने की। सबसे महान जो शासक थे वो 37वें राजा अजयपाल थे। 52 गढ़ों के विजेता देवलगढ़ व श्रीनगर अंतिम राजधानी थी। और अंतिम जो राजा थे इनके प्रद्युम्न शाह थे। 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध यहाँ पे हुआ था। टिहरी रियासत की बात करेंगे तो संस्थापक सुदर्शन शाह थे। 28 दिसंबर 1815 को अंतिम राजा मानवेंद्र शाह थे। 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय हो गया। तो अब बात करेंगे दूसरा जो चैप्टर है, यानी कि अगला चैप्टर नंबर 6, उत्तराखंड की जनजातियां एवं लोक संस्कृति। बात करेंगे यहाँ पे जो जनजातियां हैं, 5 जनजातियां उत्तराखंड की यहाँ पे संपूर्ण देखेंगे। उसके बाद इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं जनजातियों का परिचय। तो 1967 में उत्तराखंड जो कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश था, इसमें 5 जनजातियां जो थी उनको अनुसूचित जाति का यहाँ पे जनजाति का दर्जा मिला था, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के ST। ये 5 जनजातियां जो थी थारू, जौनसारी, भूटिया, बुक्सा और राठी थी। बात करेंगे सबसे बड़ा जो दृष्टि है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो थारू है, ठीक है। गढ़वाल मंडल की बात करें तो सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह जौनसारी है, ठीक है। और सबसे कम जो है राजी जनजाति है। अब देखते हैं सबसे बड़ा जो पहला है गढ़वाल की बात करते हैं। पहले जौनसारी जनजाति की हम बात करें तो ये इसका जो क्षेत्र है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, जो मुख्य रूप से कहाँ मिलता है, देहरादून जिले के चक्राता, कालसी और त्यूणी जो कि है जौनसार भाबर क्षेत्र में यहाँ पे निवास करता है। पांडवों के वंशज की बात करें तो जौनसारी स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। और बहुपति विवाह की बात करें तो यहाँ पे ऐतिहासिक रूप से इस जनजाति में भाइयों के बीच एक ही पत्नी होने की बहुपति यानी कि जैसे 2 भाई हैं तो 2 भाइयों की एक ही पत्नी होगी, ठीक है। तो ये हो गया बहुपति विवाह।
यहाँ पे प्रचलित थी, जो महाभारत काल के प्रभाव को यहाँ पे दर्शाती है। हालांकि आधुनिक समय में समाप्त हो चुका है, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। अब बात करेंगे जौनसारी जनजाति की प्रमुख देवता और प्रमुख उत्सव की। तो यहाँ पे महासु जो कि महाशिव हैं, इनके बड़े इष्ट देवता हैं। हनोल जो कि देहरादून में स्थित महासु देवता का सबसे प्रमुख मंदिर यह है। मंदिर वास्तुकला की दृष्टि की बात करें तो यहाँ पे हूण या नागर शैली में बना हुआ है ये मंदिर। प्रमुख उत्सव और मेले की बात कर लेंगे तो बिस्सू मेला यहाँ पे वैसाखी के अवसर पर लगता है। इसमें जंगबाज यानी कि चावल के पापड़ बनाए जाते हैं और तांदी नृत्य यहाँ पे किया जाता है। जागड़ा की बात करें तो महासु देवता का प्रमुख त्योहार है, जो भाद्रपद यानी कि भादों में मनाया जाता है। नुड़ाई मेले की बात करें तो यहाँ पे सावन में भेड़ों को चराने वाले चरवाहों के लिए सम्मान में मनाया जाता है। और माघ मेले की बात करें तो इसे मरोड़ भी कहा जाता है, जिसमें मरोज नामक विशिष्ट व्यंजन बनता है। अगला है थारू जनजाति, जो कि बात करेंगे तो थारू कुमाऊं मंडल और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। इनका मुख्य निवास उधम सिंह नगर जिले का खटीमा, सितारगंज और किच्छा में है। बात करेंगे यहाँ पे जो इनका सामाजिक प्रभाव है मात्र सत्तात्मक है। थारू समाज मूलतः पितृ सत्तात्मक है, लेकिन महिलाओं को उच्च और सम्मानजनक स्थान यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे है तो एक पितृ सत्तात्मक है, लेकिन यहाँ पे सम्मान दोनों को बराबर मिलता है। विवाह प्रथा की बात करें तो बदला विवाह है और 3 टिकी विवाह प्रथा यहाँ पे प्रचलित है। और सगाई तय होने पे ये क्या बोलते हैं, इसको पक्की पोड़ी बोलते हैं। और विवाह की तिथि को क्या कहते हैं, बाद कट्टी कहा जाता है, जब पक्की हो जाती है शादी। और लठ भरवा भोज की बात करें तो विवाह की जो विधवा विवाह है, इसकी स्थिति में दिए जाने वाले भोज को, विशेष भोज को लठ भरवा भोज कहते हैं। यानी कि कोई जैसे किसी का पति एक्सपायर हो गया तो उसके बाद यह है उसका जो पुनः विवाह होता है तो उसमें लठ भरवा भोज यहाँ पे दिया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों थारू जनजाति की जो प्रमुख उत्सव मान्यता है उसकी। तो शोक पर्व की बात करें तो परीक्षाओं का सबसे फेवरेट सवाल था पहले, लेकिन अब तो उतना पूछा नहीं जाता, क्योंकि आप सभी को याद होगा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते थे इनके जो पूर्वज थे। ठीक, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन था। बात करेंगे बजर की, तो इनका जो एक प्रमुख त्योहार होता है वो बैसाखी के महीने में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और होली की बात करें तो ये होली में क्या करते हैं थारू लोग, फाल्गुन में मनाई जाती है होली। खिचड़ी नृत्य करते हैं जो पूरे 1 महीने तक लगातार चलते रहती है। अगले हम बात करेंगे भोटिया जनजाति की, जो कि सौका के नाम से भी जानी जाती है और ऋतु प्रवास के नाम से भी जानी जाती है। बात करेंगे इसके तो अर्ध घुमंतु यानी कि सेमी नोमैडिक और ऋतु प्रवासी जनजाति कहलाती है, जो कि पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के जो उच्च हिमालय क्षेत्र है इनमें निवास करती है। उपजातियों की बात करें तो पिथौरागढ़ के जो भोटिया है उनको शौका कहते हैं। चमोली में इनको मारछा और तोलछा कहा जाता है, जबकि उत्तरकाशी में इनको जाड़ कहा जाता है। व्यापारिक इतिहास की बात करें तो 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले भोटिया लोग क्या करते थे, तिब्बत के साथ हिमालय दर्रों के माध्यम से व्यापार करते थे। ठीक है, अब बात करेंगे सामाजिक व्यवस्थाओं की। तो रंग भंग प्रथा जो कि युवा ग्रह जो है, इसमें प्राचीन काल में सौका जो भोटिया थे, इसमें समाज में युवाओं के लिए रंग भंग या कौग भंग नामक युवा ग्रह की प्रथा थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। और आवास की बात करें तो इनके ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहते हैं और शीतकालीन को गुंडा या मुंसा कहते हैं। कंडाली या किरजी की बात करें तो ये पिथौरागढ़ के सौका समुदाय द्वारा प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। यह उत्सव कंडाली नामक फूल के खिलने पर मनाया जाता है और यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का एक अनूठा प्रतीक भी है। बात करेंगे विस्तार की। बोक्सा जनजाति जो चौथी है, इसकी विस्तार की, तो यहाँ पे उधम सिंह नगर के बाजपुर, गदरपुर, रामनगर क्षेत्र में फैली हुई है। इस पूरे क्षेत्र को बुकसाड़ कहा जाता है। राजपूतों के वंश मानते हैं स्वयं को, पवार राजपूतों के वंशज मानते हैं। और विवाह की बात करें तो इनमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह दोनों में देखने को मिलते हैं। चैती मेले की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी जो देवी है काशीपुर की बाला सुंदरी, जो कि चामुंडा देवी है। नवरात्रि में लगने वाले जो चैती का मेला है इनका सबसे प्रमुख त्योहार है। और ग्राम देवता की बात करें तो खेड़ी, भवानी और साकरिया देवता इनके ग्राम देवता हैं। और लास्ट है हमारी राजी जनजाति, जो कि वन रावत या वन मानुस के नाम से फेमस है। विस्तार की बात करें तो राज्य की सबसे छोटी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से, जो कि पिथौरागढ़ के धारचूला और डीडीहाट के जंगलों में निवास करती है। ये वन रावत, वन मानुस या जंगल के राजा कहलाते हैं। मूक विनिमय की बात करें साइलेंट ट्रेड की, तो ऐतिहासिक रूप से राजी जनजाति साइलेंट ट्रेड के लिए प्रसिद्ध थी। वे रात में लकड़ी के बर्तन घरों के बाहर रख देते थे और बदले में गांव वाले अनाज रख देते थे। इसमें कोई बातचीत नहीं होती थी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं साइलेंट ट्रेड। रिंग डांस की बात करें तो इनका सबसे प्रसिद्ध रिंग डांस है, जो थड़िया नृत्य के समान ही होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे बात करेंगे इनकी व्यवस्थाओं की। तो सयाना और खुमरी व्यवस्था, जो कि जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। खुमरी क्या है, जौनसारी की ग्राम पंचायत होती है और सयाना खुमरी के जो ग्राम पंचायत होते हैं उनके मुखिया को कहा जाता है। ये पद आमतौर पर वंशानुगति होता है। और यहाँ पे बात करेंगे खत सयाना की, तो
कई गांव जैसे कि 2 से लेकर 15 गांव को मिलाकर एक खद बनता है और पूरे खद के मुखिया को खद सेना कहा जाता है, जो पूरे इलाके का सबसे बड़ा न्यायाधीश भी होता था। बिरादरी पंचायत की बात करें तो बुक्सा समुदाय में पाई जाती है, जो कि कानून व्यवस्था और न्याय के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित बिरादरी पंचायत होती है। इस पंचायत के जो 5 मुख्य स्तर पर या अधिकारी होते हैं, जो कि तखत, मुंसिफ, दरोगा और 2 सिपाही यहाँ पे होते हैं। तखत की बात करें तो बिरादरी पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी तखत कहलाता है। ये पद वंशानुगत होता है और इसका जो फैसला होता है अंतिम और सर्वमान्य होता है। बात करेंगे जो लोक संस्कृति है इनकी, जो उत्तराखंड की रम्माण, इसके बारे में बात कर लेंगे। तो चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ डुंगरा गांव से ये उत्सव मनाया जाता है। समय अवधि की बात करें तो हर वर्ष यह अप्रैल, जो कि वैशाख महीने में भूमि क्षेत्रफल देवता के प्रांगण में आयोजित किया जाता है। विशेषता क्या है इसकी? ये एक मुखौटा नृत्य है। इसमें रामायण के प्रसंगों और स्थानीय लोक कथाओं को बिना संवाद बोले, यानी कि केवल ढोल दमाओं की थाप पर मुखौटे पहन के प्रस्तुत किया जाता है। वैश्विक मान्यता की बात करें तो 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यहाँ पे सम्मिलित किया है। और फूलदेवी आप सभी को पता है, यह पर्व चैत्र महीने की संक्रांति यानी कि हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन यहाँ पे मनाया जाता है, जो कि मध्य मार्च में पड़ता है। छोटे बच्चों द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। ये सुबह सुबह इस दिन बुरांस, प्योली और सरसों के जो ताजे फूल होते हैं उनको चुनकर गाँव के हर घर की देहरी पे जाके क्या फूल डालते हैं और लोकगीत गाते हैं। यहाँ पे फूल देई छम्मा देई देणी द्वार भर भरा फकार, मतलब कि ये जो गाना है इनका, ठीक। बदले में क्या करते हैं घर वाले, बच्चों को गुड़ चावल और पैसे उपहार स्वरूप देते हैं और ये बसंत ऋतु के आगमन का पर्व भी है। तो दोस्तों ये थे। अब हम बात करेंगे इन्हीं जो 2 चैप्टर थे उनसे रिलेटेड 20 क्वेश्चन की, जो कि पहला क्वेश्चन है इसमें, कुलिंद वंश के किस शासक की मुद्राओं पर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के साथ मृग और लक्ष्मी का अंकन यहाँ पे मिलता है, जो शैव और बौद्ध धर्म के प्रभाव को यहाँ पे दर्शाता है? तो यह है दोस्तों अमोघ भूति, कुलिंद वंश का सबसे शासक के समय की बात है। तो यहाँ पे जो अमोघ भूति है कुलिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसकी रजत और ताम्र मुद्राओं पर राज्य कुलिंदस्य अमोघ भूतिस्य महाराजस्य अंकित है। बात करेंगे प्रश्न दूसरा, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और गोमित्र जैसे शासकों के नाम कुलिंदों की किस प्रकार की मुद्राओं में प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं अलमड़ा प्रकार की मुद्राओं में। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कत्यूरी राजवंश के उस शासक का नाम बताना है जिसने संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और जागेश्वर में नवदुर्गा, लकुलिश और नटराज मंदिरों का निर्माण कराया था। तो ये थे इष्टगण थे। बात करेंगे इसके बाद, किस कत्यूरी शासक ने बौद्ध धर्म का घोर विरोध करते हुए बौद्ध श्रवण शत्रु की उपाधि यहाँ पे धारण की थी? तो ये थे भूदेव। और इसी के साथ 5वां क्वेश्चन है, कुमाऊं की डोटी जो कि नेपाल की है, इनकी दास्ता से मुक्त कराने के लिए किस चंद शासक ने 12 वर्षों तक युद्ध लड़ा था, जिसके दौरान नायक जाति की भी उत्पत्ति हुई? तो ये थे भारतीय चंद्र। अगला है प्रश्न छठा, चंद राजवंश के प्रशासन में प्रयुक्त शब्द जो है 36 रकम 32 कलम, इसका संबंध किससे है? तो ये है जटिल कर टैक्स से है, ठीक है, यानी कि टैक्स व्यवस्था से। और किस पवार शासक ने सेना में छुआछूत मिटाने के लिए सरोला ब्राह्मण प्रथा और अनाज मापने के लिए धूली पाथा नामक प्रणाली यहाँ पर शुरुआत की थी? तो ये की थी अजयपाल ने, जिसने 52 गणों को एकीकरण के बाद समाज और सेना में समानता लाने के लिए व्यवस्थाएं चलाई थी। बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की, गढ़वाल का शिवाजी कहलाने वाले उस पवार शासक का नाम बताना है जिसके दरबार में नवरत्न रचे थे और जिसका गुरु गोविंद सिंह जी के साथ भंगाड़ी का युद्ध भी हुआ था। तो ये थे फतेहपति शाह। अकबर की भांति इनके दरबार में भी नवरत्न थे और इन्होंने भंगाड़ी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। बात करेंगे गोरखों को पराजित करने के बाद किस शासक ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को अपनी नई राजधानी बनाया और सूरत कवि के नाम पर सभासार ग्रंथ यहाँ पे लिखा था? तो ये लिखा था सुदर्शन शाह ने। और 10वां क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के किस अंतिम शासक के समय शकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर आंदोलन हुए थे, जिसके फलस्वरूप 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारत में विलय हुआ था? तो मानवेंद्र शाह थे, जो पवार वंश के 60वें और अंतिम राजा थे। प्रजामंडल के भारी दबाव के कारण इन्हें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। और 11वां क्वेश्चन है, जौनसारी जनजाति द्वारा सावन के महीने में भेड़ों को चराने वाले चरवाहों के सम्मान में कौन सा विशिष्ट त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नुणाई त्योहार। और इसी क्रम में राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। इसमें इस समाज में विधवा विवाह होने के बाद कौन सा पारंपरिक भोज दिया जाता है? तो यह दिया जाता है लठ भरुआ भोज। यहाँ पे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, प्राचीन काल में किस जनजाति के युवाओं के बीच रंगभंग कौगभंग नामक युवा गृह यानी कि डॉर्मेट्री की प्रथा यहाँ पे प्रचलित है, जहां वे रात में नृत्य गीत करते थे? तो ये हैं भोटिया या शौका इनको पिथौरागढ़ में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उधम सिंह नगर की जो बुक्सा जनजाति है, इसका सबसे प्रमुख त्योहार चैती का मेला है, किस देवी को समर्पित है? तो ये है राजराजेश्वरी देवी, जो कि बाला सुंदरी के नाम से जानी जाती है, ठीक है।
सॉरी, राजेश्वरी नहीं, ये है काशीपुर की बाला सुंदरी देवी, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। और जो बुक्सा लोग हैं काशीपुर की बाला सुंदरी जो कि चामुंडा देवी उसको सबसे बड़ी देवी मानते हैं, नवरात्रों में मेला धूमधाम से मनाया जाता है। बात करेंगे 15वें क्वेश्चन की, पिथौरागढ़ के जंगलों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है जो ऐतिहासिक रूप से बातचीत के बिना यानी कि साइलेंट ट्रेड के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये थी राजी जनजाति, बनरावत को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जौनसार भावर क्षेत्र में पारंपरिक न्याय व्यवस्था में 2 से लेकर 15 तक के गांवों के समूह को खत कहते हैं। इसके मुखिया और सर्वोच्च न्यायाधीश को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं खत सयाना, ठीक है। और 17वां क्वेश्चन है, बुक्सा जनजाति में कानून व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए 5 स्तरों वाली जो बिरादरी पंचायत है, इसका सर्वोच्च वंशानुगत अधिकारी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों तखत। बिरादरी पंचायत के 5 अधिकारियों में तखत का पद जो था सबसे बड़ा होता है। इसका निर्णय पूरे बुक्सा समुदाय के लिए अंतिम और सर्वमान्य होता है। और 18वां क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा 2009 में विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित रम्माण उत्सव का संबंध चमोली के किस गांव से है? तो यह है सलूड़ डूंगरा ग्राम से। और 19वां क्वेश्चन है, हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन चैत्र माह की संक्रांति को मनाया जाने वाला कौन सा पर्व है जिसमें बच्चे घरों की देहरी पर वसंत ऋतु के ताजे फूल चढ़ाते हैं? तो यह है दोस्तों फूल देवी, आप सभी को पता ही है। 20वां आज का लास्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ के शौकत समुदाय द्वारा बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में प्रत्येक 12 वर्ष में केवल एक बार कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कंडाली या किरजी उत्सव। ये 12 साल में एक बार कंडाली फूल खिलता है, तब भोटिया जो कि शौका समुदाय के लोग हैं ये उत्सव मनाते हैं, जो उनके अदम्य साहस का प्रतीक है। तो दोस्तों ये थी आज की चैप्टर नंबर 5th और 6th की क्लास, और अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।